मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकेंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, और इसका कृषि प्रदेश और कृषि के प्रकारों के संदर्भ में मेरा व्याख्यान चल रहा है। यह मेरा 8वां व्याख्यान है और आज ये समापन होने वाला है। विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदेशों और उनकी विशेषताओं को समझते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसके आगे का जो विवरण है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विशेषीकृत फलोत्पादन एवं सब्जी उत्पादन, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड ऑरिकल्चर। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था और इसके अंदर जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि नगरों के आसपास जो कृषि भूमियाँ हैं वहाँ पर डिमांड के अनुसार, जिस प्रकार की डिमांड है उसके अनुसार वहाँ पर फसलों का उत्पादन और फलों का उत्पादन लिया जाता है। फसलों में विशेष रूप से सब्जियों का उत्पादन लिया जाता है, जिसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। और इसी तरह से फलों का उत्पादन लिया जाता है। और विशेष रूप से इसका जो क्षेत्र है, वितरण क्षेत्र, वो पश्चिमी यूरोप है। और इसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेशों के जो फलोत्पादक क्षेत्र है उनमें भी नगरों के आसपास के क्षेत्र इसमें आते हैं। और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप इसका प्रमुख स्थान है। इसके बाद हम आते हैं सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। मैं इसके संदर्भ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि रूस में जब यह यूएसएसआर था उस समय जार शासन की समाप्ति के बाद बोल्शेविक क्रांति हुई और क्रांति ने यहाँ पर एक साम्यवादी सरकार का गठन किया और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार समस्त भूमि सरकार की हो गई और उस पर बड़े बड़े कृषि फार्म विकसित किए गए और उन पर सबका स्वामित्व है और उसमें श्रमिकों के रूप में वहाँ की जो जनता है या वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने अपना कार्य किया। और इस प्रकार से सामूहिक कृषि का एक नया स्वरूप जो है वो कृषि में देखने को मिला। साइमंस के अनुसार सामूहिक कृषि का अर्थ एक ऐसे जोत से है जिसका स्वामित्व अनेक व्यक्तियों के पास होता है और जिस पर समुदाय के सभी सदस्य मिलकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करते हैं। यह प्रणाली पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा 1930 के दशक में विकसित की गई थी। धीरे धीरे सोवियत संघ की समस्त भूमि राष्ट्रीयकरण द्वारा सहकारी कृषि में परिणत हो गई। संप्रति रूस में 3 प्रकार की फार्म इकाइयाँ, सहकारी फार्म जिसे कोल खोज कहा जाता है, दूसरा राजकीय फार्म और तथा तीसरा है निजी छोटे फार्म। चीन में भी इस प्रकार की सहकारी कृषि व्यवस्था मिलती है जिसमें राज्य नियंत्रित कम्यून फार्म पाए जाते हैं। बाद में पूर्ववर्ती साम्यवादी देशों जैसे पूर्वी जर्मनी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया आदि में भी इस प्रकार की कृषि का प्रचार हुआ। इसके अतिरिक्त इटली, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान तथा जापान में भी कुछ सहकारी फार्म मिलते हैं। इजराइल के किबुत्जिज्म भी सहकारी फार्म है, किंतु ये रूसी या चीनी सहकारी फार्म से भिन्न है। इन फार्मों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये जो विवरण अभी आपके सामने मैंने पढ़कर सुनाया, इसमें मुख्य बात क्या है कि जैसे जैसे साम्यवादी विचारधारा ने अनेक देशों पर अपना प्रभाव डाला और जैसा इसमें आया कि भारत पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा, तो भारत और पाकिस्तान में भी साम्यवादी सरकारें तो नहीं लेकिन समाजवादी सरकारें रहीं। समाजवादी सरकारों से अभिप्राय कृषि का कुछ ऐसा भाग जो सहकारी स्तर पर किया जा सकता हो उसे सहकारी स्तर पर करने का प्रयास किया गया और इस कारण से हमारे यहाँ गांव-गांव में सहकारी समितियों का गठन हुआ और उनके द्वारा कई प्रकार के कार्य हुए, उसमें से कृषि कार्य भी एक है। लेकिन इससे कृषकों का जो अपनी भूमि के साथ जुड़ाव और लगाव होता है वह धीरे धीरे कम होने लगा और उसके कारण से कृषि की उत्पादकता में इसका विपरीत असर देखने को मिला। यानी उत्पादकता पहले से कम हो गई और चूँकि सबका निजी स्वामित्व नहीं होने के कारण सबका जो है सामूहिक स्वामित्व होता है, तो इस कारण से उसकी रख रखाव और देख रेख पर भी ज़्यादा
ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण से यह कृषि फोर्स्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि बाधित रूप से करने का जो प्रयास किया गया वह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। सामूहिक कृषि फार्म की भूमि राज्य की संपत्ति होती है, यानी राज्य का स्वामित्व होता है। जो फार्म कृषकों के संघ को पट्टे पर दी जाती है। इस कोलखोज के सदस्यों द्वारा चयनित समिति के निर्देशन में खेती होती है। सामूहिक फार्मों के सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत भूमि के प्लॉट रखने की अनुमति प्राप्त होती है, जिसे वे निजी लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे निजी प्लाटों पर कृषक गाय, सुअर, मुर्गी आदि पालते हैं तथा फल सब्जियां उगाते हैं। ये फार्म बड़े आकार के होते हैं, इसमें श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है। एक फार्म का औसत आकार 3400 हेक्टेयर होता है, जिस पर 500 श्रमिक कार्य करते हैं। प्रत्येक फार्म को सामुदायिक भवन, कार्यालय, कैंटीन, मीटिंग का कमरा, स्कूल, पुस्तकालय आदि होते हैं, किंतु ये फार्म डिजाइन, निर्माण सामग्री आदि में परस्पर भिन्न होते हैं। तीसरी विशेषता है कोलखोज अत्यधिक यांत्रिक होते हैं। यहाँ मशीनरी की मरम्मत के लिए मशीन, ट्रैक्टर, स्टेशन होते हैं, जो 1957 में बंद कर दी गई क्योंकि श्रमिकों को ही इसके लिए प्रशिक्षित कर दिया गया। इन फार्मों पर निश्चित कर लगाया जाता है, उत्पादन के अनुपात में नहीं, इसलिए श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है। फार्म के उत्पादन में श्रमिकों का हिस्सा उनके द्वारा किए गए कार्य के दिनों, समय तथा दक्षता के अनुसार निर्धारित होता है। तो जैसी ये विशेषताएं आप इसमें देख रहे हैं, उससे ये अंदाज लगता है कि किस प्रकार से यंत्रीकृत रूप से मानव समुदाय को एक निश्चित कार्य में लगा दिया जाता है और इसी में वे सारी समस्याएं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि मशीनों का उपयोग, श्रमिकों का उपयोग, निर्णय लेने की जो समिति है वो, और इस प्रकार से अनेक जो उसके जो छोटे सेगमेंट है जहाँ पर ये कार्य योजना बनती है कि वहाँ पर क्या किया जाए, उसमें कई स्तर हैं और ऐसी स्थिति में किसी एक में समस्या आने पर संपूर्ण कृषि कार्य उससे प्रभावित होता है। इसी तरह से सोवखोज यानी राजकीय कृषि फार्म, यह हमें ध्यान रखना है कि कोलखोज तो है सहकारी कृषि फार्म और सोवखोज है राजकीय कृषि फार्म। राजकीय कृषि फार्म के रूप में राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा श्रमिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। ये फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किए गए थे। ये सहकारी फार्मों की अपेक्षा अधिक बड़े तथा सुविधा संपन्न होते हैं क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है और विभिन्न जो समस्याएं हैं, जो पूंजीगत समस्याएं हैं, उनका निराकरण सरकार के द्वारा होता है। साथ ही सरकार ही ये तय करती है कि किस प्रकार की फसलों को वहाँ पर बोया जाना है। 1963 में एक राजकीय फार्म का औसत आकार 9800 हेक्टेयर तथा श्रमिकों की संख्या 775 थी। इन फार्मों को फसल फार्म, पशु फार्म और भेड़ फार्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी उसमें पशुपालन भी साथ साथ होता था। तो पशुओं के अनुसार उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जहाँ पर सिर्फ फसलें होती है या जहाँ पर खाद्यान्न या अन्य फसलों का उत्पादन होता है वे फसल फार्म, और जहाँ पर पशुपालन होता है जिसमें भेड़, बकरी, गाय, इनका दूध के लिए और मांस के लिए उपयोग होता है, तो वे पशु फार्म कहलाते थे। और इस तरह से भेड़ फार्म अलग से, जहाँ पर सिर्फ ऊन के लिए उनको पाला जाता था। सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग 20वीं शताब्दी की देन है। यह सामूहिक कृषि यानी कलेक्टिव फार्मिंग से कुछ भिन्न है। यद्यपि दोनों प्रणालियां परस्पर सहयोग पर आधारित है, किंतु दोनों का राजनीतिक स्वरूप तथा विचारधारा भिन्न है। अर्थात सहकारी कृषि जनतंत्रात्मक देशों में प्रचलित है। जैसा कि मैंने इससे पूर्व में आपको बताया कि भारत एक समाजवादी विचारधारा रखने वाली सरकार उस समय थी और उसने सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया, और यह जनतांत्रिक जो देश थे वहाँ पर सहकारी कृषि का प्रारंभ हुआ, जबकि सामूहिक कृषि पूर्ववर्ती साम्यवादी देशों में प्रचलित है। सहकारी कृषि आंदोलन पश्चिमी यूरोप देशों में आरंभ हुआ। डेनमार्क इसका प्रणेता था। यह अन्य देशों में भी प्रचलित है। इस प्रणाली में सहकारी समितियां कृषि को लाभप्रद बनाने का यथासंभव प्रयास करती है। भारत में यह आंदोलन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सका और उसके कई अन्य कारण भी रहे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य यह था कि किसान जो
काफ़ी विपन्न अवस्था में थे और पूंजीगत जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वयं के स्तर पर नहीं कर सकते थे, तो एक सहकारी समिति बनाई गई जिसमें सभी मिलकर और सहयोग करके और कृषि यंत्र और अन्य व्यवस्थाओं का या पूंजीगत व्यवस्थाओं का प्रयास करते थे और उस तरह से कृषि के विकास को बल देने का प्रयास किया गया। लेकिन अन्य कई प्रकार की समस्याएं थी जिसके कारण से सहकारी कृषि आंदोलन जो है बहुत अधिक यहाँ पर सफल नहीं हो सका। इसके बाद नगदी फसलोत्पादन, कैश क्रॉपिंग सिस्टम, इसमें वाणिज्यिक बागाती कृषि आती है, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। बागाती कृषि यूरोपीय लोगों द्वारा लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में प्रारंभ की गई। इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर पूंजीकृत तथा व्यापार के उद्देश्य से नकदी फसलों की खेती होती है। यह व्यापारोन्मुख कृषि प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। कपास, गन्ना, कहवा, चाय, रबर तथा तंबाकू सबसे महत्वपूर्ण बागाती फसलें हैं। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि ये इस प्रकार की कृषि एक तरह से व्यापारिक कार्य है, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये उद्योग की तरह की जाती है। और इससे पूर्व हम लोगों ने ये बात समझी थी कि यूरोप के जो संपन्न देश थे और जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने पूरे संसार में अनेक अपने उपनिवेश बनाए और उन उपनिवेशों में अपने लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों में परिवर्तन किया। और यह परिवर्तन उसी तरह का है कि यूरोप के जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अफ्रीका में, एशिया के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, लैटिन अमेरिका में इस प्रकार के कृषि फार्मों का विकास किया और वहाँ के जो स्थानीय श्रमिक थे उन्हें उसके अंदर एम्प्लॉय किया और अपने उद्देश्य के लिए अन्य फसलों का उत्पादन किया, जैसे कपास, गन्ना, कहवा, चाय, रबर, तंबाकू। ये सब फसलें वो थी जो नगदी फसलें कहलाती है, जिनका व्यापारिक उपयोग किया जाता है और इन्हें बड़े पैमाने पर वहाँ से स्थानांतरित कर यूरोप के मार्केट्स में बेचने के लिए उगाया जाता था। इस प्रकार से पूर्णतया लाभ पर आधारित इस प्रकार की जो वाणिज्यिक बागाती कृषि है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत के जो चाय के बागान है, रबर के बागान है, उसमें दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका के जो तटवर्ती देश हैं उष्णकटिबंधीय, वहाँ पर यूरोपीय लोगों द्वारा इस प्रकार की वाणिज्यिक बागाती कृषि का विकास हुआ। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बागाती फसलें बड़े फार्म यानी 40 हेक्टेयर से अधिक पर उगाई जाती है, किंतु पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में छोटे आकार के फार्म अधिक प्रचलित हैं। इसका कारण क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर और दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का अधिक घनत्व है और इस कारण से कृषि फार्मों का आकार सामान्यतः छोटा होता है। अधिकांश फार्मों पर विदेशियों का स्वामित्व होता है, किंतु श्रम स्थानीय होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि वहाँ के जो स्थानीय श्रमिक थे उन्हें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया और वहाँ पर उनसे मजदूरी करवाने लगी। यानी एक तरह से उन्होंने वहाँ की भूमि को पहले तो खरीदा और खरीदने के बाद वहाँ के जो कृषक थे उन्हीं को उन बागाती फसलों के में श्रम करने के लिए एम्प्लॉय किया। विशालतम फार्मों पर अब भी यूरोपीय लोगों का स्वामित्व है, जबकि वृक्षों से दूध निकालने आदि टैपिंग तथा रबड़ बनाने की प्रक्रिया स्थानीय लोगों द्वारा या दक्षिण भारत के प्रवासी श्रमिकों द्वारा की जाती है। ब्रिटिश लोगों ने भारत तथा श्रीलंका में चाय के बागान तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने के बागान लगाए। फ्रेंच लोगों ने कैमरून, आइवरी कोस्ट आदि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कोको तथा कहवा के बागान लगाए। डच लोगों ने इंडोनेशिया, विशेषतः जावा में गन्ने के बागान लगाए। स्पेनी तथा अमेरिकी पूंजीपतियों ने फिलीपींस में नारियल, गन्ना तथा अबाका के बागान लगाए। स्पेनी तथा अमेरिकी पूंजीपतियों ने फिलीपींस में नारियल, गन्ना तथा अबाका के बाग लगाए। पुर्तगालियों का अभी ब्राज़ील के फजेंडा बागानों पर अधिकार है। और इस प्रकार से आपने इस विवरण से जाना होगा कि किस प्रकार से यूरोप के जो पूंजीपति थे उन्होंने अपने उपनिवेशों में बड़े पैमाने पर ज़मीनों को खरीदा और वहाँ पर व्यापारिक या वाणिज्यिक बागान लगाए और उन्हें एक तरह से श्रमिक, जो वहाँ के जो कृषक थे, जो वहाँ के मालिक थे, उनको उन्होंने श्रमिक बना दिया।
तीसरी विशेषता है फार्मों का प्रबंध वैज्ञानिक विधि से होता है। इन फार्मों पर कुशल तथा विशिष्ट श्रम उपलब्ध होता है। कृषि प्राय यांत्रिकृत होती है। उत्पादों की उत्पादक तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से किसी इंडस्ट्री में या किसी उद्योग में समस्त तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होती है, प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध होती है, पूंजी की सुविधा उपलब्ध होती है और विशिष्ट प्रकार के श्रम भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से ये कृषि एक तरह से इंडस्ट्री है या उद्योग है जिसके द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छा उनके मालिकों में सदा रही है, और इस कारण से यह एकदम वैज्ञानिक और यंत्रीकृत कृषि का स्वरूप है। बागायती कृषि पूंजी सघन होती है, जैसा कि इसमें बताया गया कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पूंजी का उपयोग किया जाता है। उष्ण कटिबंधों में पहले अविकसित तथा विरल आबाद क्षेत्रों में नगरों से दूर बागान विकसित किए गए थे, इसलिए सड़कों तथा रेल मार्गों का जाल बनाना आवश्यक था। इसके लिए भारी पूंजी की आवश्यकता थी। बागायती कृषि की गम विधि लंबा होता है क्योंकि अधिकांश बागायती फसलें परिपक्व होने में समय लेती है, यानी रबर 6 वर्ष, कोको 5 वर्ष, तेल ताड़ 3 वर्ष। इस दौरान कोई आय नहीं होती। पुराने बागानों में नए वृक्ष तथा या पौधों को लगाने में भारी व्यय होता है। श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में भी बहुत पूंजी लगती है। ये जो विशेषता अभी मैंने आपके सामने इसको पढ़ के सुनाया, ये वास्तव में वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट यानी जिसको संस्थागत जो खर्चा है उसके अंदर इसको माना जा सकता है, क्योंकि एक बार यदि रबर का पेड़ लगा दिया तो उसको मैच्योर होने में समय लगता है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन कब होगा यह इस पर निर्भर करता है कि वह कब उसका वर्ष जो है वो निश्चित होता है। इसी तरह से कोको का पेड़ है या ताड़ के वृक्ष है, तो प्रारंभिक रूप से इसमें पूंजी लगाना आवश्यक होता है क्योंकि संस्थागत निवेश करना है, लेकिन आय का स्रोत जो है वो बाद में प्रारंभ होता है, और इस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जो सामान्यतः यहाँ के निवासी कृषकों के द्वारा संभव नहीं था। फिर इसकी अगली विशेषता है बागायती कृषि में एक प्रदेश में एक ही फसल का विशेषीकरण पाया जाता है। जैसे चाय के बागानों में चाय, कहीं पर कहवा के बागान है तो कहवा की मुख्य भूमिका होती है, कहीं पर गन्ना मुख्य होता है, कहीं पर रबर का विशेष उत्पादन किया जाता है। तो चाय भारत एवं श्रीलंका में, कहवा ब्राज़ील एवं कोलंबिया में, केला लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीपों में, कोको घाना नाइजीरिया एवं आइवरी कोस्ट में, तथा गन्ना क्यूबा ब्राज़ील हवाई फिलीपींस द्वीपों में विशिष्ट बागायती फसलें हैं। तो बागायती फसलों के जो विभिन्न फसल हैं उनके स्थान भी विशेष रूप से जहाँ पर भौगोलिक दशाएं उनके बहुत ही अनुकूल है वहाँ पर उस प्रकार की कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। छठी विशेषता है बागायती कृषि वस्तुतः एक उद्योग है। जैसा कि मैं इसमें बार बार ये आपको बता चुका हूँ कि यह कृषि एक प्रकार से औद्योगिक स्वरूप है। समस्त उद्यम में विविध संक्रियाओं यानी ऑपरेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, पूंजी, श्रम, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बागात व्यापार तथा निर्यात के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो बहुत अधिक लाभ कमाने के लिए निर्यात से संबंधित सारी अवसंरचनाओं का विकास वहाँ पर करना आवश्यक है, जिसमें परिवहन के साधनों का विकास करना, सड़कों का विकास करना और माल को किसी स्थान पर इकट्ठा करने के लिए वेयर हाउसेस का निर्माण करना और वहाँ से बाहर भेजने की व्यवस्थाएं करना, इन सब में बहुत अधिक मानव श्रम और तकनीक और प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो अत्यंत खर्चीला कार्य है। उष्णकटिबंधीय बागानों की अनेक समस्याएं भी है। इन समस्याओं को हम इन विशेषताओं के अंदर देखते हैं। विभिन्न जलवायु आपदाएं जैसे हरिकेन, टाइफून, चक्रवात, मेघ विस्फोट यानी क्लाउड बर्स्ट, अकाल, पाला आदि फसलों को नष्ट कर देती है। उष्णकटिबंधीय उष्णार्द्र दशाओं में कीड़े मकोड़े, विषाणु आदि के रोग लग जाते हैं। इससे फसलों को भारी क्षति होती है। कपास में बाल, वीविल तथा कहवा में काफ़ी ब्लास्ट रोग लग जाते हैं। श्रमिक भी अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। मलेरिया का बहुत प्रकोप इन क्षेत्रों में रहता है क्योंकि गर्मी और नमी दोनों ही जलवायु विशेषताओं में है। इस कारण से सीजनल जो महामारियाँ, बीमारियाँ हैं उनका प्रकोप यहाँ पर सामान्यतः रहता है। गर्मी तथा आर्द्रता से सघन वनस्पति उगती है। इससे बागातों में सड़कें आदि बनाना कठिन काम हो जाता है। उष्ण कटिबंधों की मिट्टियाँ
निक्षालन क्रिया के कारण नष्ट हो जाती है। निक्षालन क्रिया से अभिप्राय बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो मिट्टियों में जो उपजाऊ घुलनशील तत्व हैं वे पानी के साथ घुलकर बह जाते हैं, और जो शेष जो मिट्टी रह जाती है जिसको हम लेटराइजेशन भी कहते हैं, उसका भी स्वभाव, उससे मिट्टियाँ जो है अनुपजाऊ हो जाती है। निक्षालन क्रिया से मिली के उर्वर तत्वों का ह्रास होता है, मिट्टी के उर्वर तत्वों का ह्रास होता है। बार बार गीला और सूखने की प्रक्रिया से मिट्टियों में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार से यह जो बागाती कृषि का स्वरूप है, ये इसको हमने जाना। आज ये कृषि प्रदेश और कृषि के विभिन्न प्रकारों का जो ये टॉपिक चल रहा था अपना काफ़ी लंबे समय से, ये आज समाप्त होता है। धन्यवाद।